हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लाया हूँ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में ज़्यादातर आ जाता है। ये है टॉपिक का नाम क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड की क्लासिकल थ्योरी क्या है? इस चैप्टर में जो मैंने लिखा हुआ है आपको हूबहू उसी तरीके से पेपर में लिखना है और आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्लासिकल थ्योरी क्या कहती है इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमेशा आपको देना है कि ये क्लासिकल थ्योरी किसने दी है वगैरह वगैरह। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, टॉरेंस, एटसेट्रा एटसेट्रा। अकॉर्डिंग टू देम the basis of international trade is the difference in the real cost of production in different countries। वो ये कहते थे कि जो ट्रेड है ये क्यों होता है? ट्रेड इसलिए होता है कि कुछ जगह पे कुछ चीज़ें सस्ती बनती हैं, कॉस्ट में डिफरेंसेस हैं, और दूसरी जगह पे वही चीज़ें महंगी बनती हैं, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में फ़र्क होता है। इसी वजह से ट्रेड होता है। डिफरेंस इन द कॉस्ट मे बी ऑफ थ्री काइंड्स। जो कॉस्ट है उसमें तीन तरीके का डिफरेंस हो सकता है। बेसिकली दो टाइप का है, एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस या कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट, एक ही बात है। इक्वल कॉस्ट डिफरेंस, ये कहता है कि तीसरा केस है, ये कहता है कोई कॉस्ट में डिफरेंस नहीं है और ट्रेड नहीं होगा, मगर मैंने तीनों सिचुएशंस एक्सप्लेन की हुई हैं। तो जो एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस है वो एडम स्मिथ ने दिया था। कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस जो है वो रिकार्डो ने दिया था, डेविड रिकार्डो। तो इक्वल कॉस्ट डिफरेंस इनका मिक्स करके बन गया था। ठीक है, अब आ जाते हैं इसकी अजम्पशंस। पहला अजम्पशन 2x2 मॉडल। 2x2 मतलब दो कंट्रीज हैं और दो गुड्स प्रोड्यूस कर रही हैं। पहली अजम्पशन, लेबर इज द ओनली फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेबर यूनिट्स। ये पूरी की पूरी थ्योरी लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू पे बेस्ड है। कहता है लेबर ही एक फैक्टर है और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो लेबर की टर्म्स में ही मेजर की जाएगी। नेक्स्ट, फैक्टर आउटपुट रेशियो is constant and marginal productivity of a factor is equal to average productivity। फैक्टर और आउटपुट की रेशियो कांस्टेंट है, ठीक है, और एपी और एमपी बराबर है। नेक्स्ट, ऑल यूनिट्स ऑफ लेबर आर होमोजीनियस। जो लेबर है वो सेम क्वालिटी की है, इसकी भी बाद में क्रिटिसिज्म करेंगे। प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। जो प्रोडक्शन है उस पर कांस्टेंट रिटर्न्स आएंगी। कांस्टेंट रिटर्न्स आपको पता है ना, जितने परसेंट फैक्टर्स बढ़ा उतने परसेंट ही आउटपुट बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट बोल बोल के गला बैठ जाता है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर परफेक्टली मोबाइल विद इन द कंट्री बट दे आर परफेक्टली इमोबाइल बिटवीन द कंट्री। जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो विद इन द कंट्री तो आसानी से मूव कर सकते हैं, मगर आउटसाइड द कंट्री जाने में काफ़ी ज़्यादा उनको प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। देयर इज़ नो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बारे में इग्नोर किया गया, उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कंसिडर नहीं किया गया, जिसकी बाद में क्रिटिसिज्म करेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल गवर्नमेंट कंट्रोल्स। ये कहता है कि भाई फ्री ट्रेड है, गवर्नमेंट की कोई रिस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं है, इसको भी बाद में बुराई करेंगे। देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्रीज एंगेज इन द इंटरनेशनल ट्रेड। ये थ्योरी मान के चलती है कि जो भी कंट्रीज ट्रेड में एंगेज्ड हैं, जैसे दो कंट्रीज की बात हो रही है, तो जो भी कंसर्न कंट्रीज हैं वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट है, इसकी भी बुराई होगी। ठीक है ना। देयर इज अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन बोथ द गुड्स मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। जो गुड्स मार्केट है और फैक्टर मार्केट है उसमें परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। अगर आपको नहीं पता परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है तो आप मेरी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियोस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट है, उसमें जाके मार्केट वाले चैप्टर्स में परफेक्ट कॉम्पिटिशन क्या होता है वो देख सकते हैं। देयर इज अ ट्रेड बैलेंस, दैट इज वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स आर इक्वल। तो जितने का आप एक्सपोर्ट करोगे उतने का इम्पोर्ट करोगे, ट्रेड वैल्यू जो है वो सेम रहेगी, ट्रेड बैलेंस होगा। ये 11th अजम्पशन है। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें जो सबसे पहला है एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। कई बुक्स में इसकी हेडिंग होती है एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस, कई बुक्स में इसकी हेडिंग है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज। ठीक है, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ, ये किसने दिया? एडम स्मिथ ने। ठीक है, ये बात याद रखना। और जो कंपैरेटिव वाली है वो रिकार्डो ने। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ द मेन बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज द डिफरेंस इन द एब्सोल्यूट कॉस्ट। ये एडम स्मिथ कहते हैं कि भाई मेन रीजन ट्रेड का यही है कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से वो माल सस्ता बनाती है, जो सस्ता बनाती है वो बाहर बेचेगी, और जो वो महंगा बना पाती है वो बाहर से इंपोर्ट करा लेगी। द डिफरेंस in the absolute cost arises when one country is in position to produce a commodity at a very low cost as compared to another country, and the other country can produce some other commodity at a lower cost compared to the first country। कि एक कंट्री दूसरे कंट्री से एक चीज सस्ता बना देती है, वो उसको एक्सपोर्ट कर देगी और दूसरे कंट्री से वो सामान खरीद लेगी जो दूसरी कंट्री सस्ता बनाती है। अब इसको मैंने टेबल एंड डायग्राम के तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पे मैंने कंट्रीज लिखी हुई हैं, इंडिया एंड नेपाल। एग्जाम्पल आप कोई भी कंट्री ले सकते हो। सबसे पहले मैंने लिखा है प्रोडक्शन बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, इसमें मैंने राइट और वीट की एग्जाम्पल ली है। मैं अब आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। एक लेबर, इंडिया में एक लेबर खेतों में काम करता है और 2 kg
या फिर 2 क्विंटल, जो भी आप यूनिट लेना चाहो, 2 यूनिट्स ऑफ राइस बनाता है। और एक और लेबर जो वीट में लगता है, और लेबर की क्वालिटी तो सेम है, वो वीट की खेती में जाता है और वीट को 4 यूनिट्स को प्रोड्यूस करता है। उल्टा चलते हैं, नेपाल में क्या होता है, एक लेबर काम करता है तो 4 यूनिट्स ऑफ राइस बनाता है, और वीट के खेतों में काम करता है तो 2 यूनिट्स ऑफ वीट बनाता है। और यहाँ पे देखें तो टोटल आउटपुट 6 हो रही है, ठीक है। बट यहाँ से क्लियर पता लग रहा है कि इंडिया को फायदा है ये बनाने में वीट, और नेपाल को फायदा है राइस बनाने में। तो इंडिया क्या करेगा, अपने दोनों के दोनों बंदे किस पे लगा देगा, वीट के ऊपर। तो जो राइस है उसकी कंजम्पशन तो 0 होगी, वीट की कंजम्पशन क्यों, 2 बंदे इधर लगेंगे तो डबल कंजम्पशन होगी, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स की हमने एजम्पशन ली है ना, तो ये 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, नेपाल क्या करेगा, नेपाल इसको 4 यूनिट्स बना रहा है और इसको 2 बना रहा है, तो नेपाल क्या करेगा, अपना यहाँ से एक बंदा निकालेगा वीट में से और राइस में लगा देगा, तो राइस की जो है वो डबल हो जाएगी। जब राइस की डबल होगी और इसकी 0 हो जाएगी, तो ओवरऑल प्रोडक्शन देखें तो 8 हो जाएगी। तो कहने की बात है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस थ्योरी कहती है जो आपको सस्ता पड़ता है वही माल बनाओ, और दूसरे से जो दूसरे को सस्ता पड़ता है वो खरीद लो। अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। इट इज क्लियर that India has an advantage in the production of wheat and Nepal in the production of rice, कि इंडिया को वीट में फायदा है और जो नेपाल है उसको राइस में फायदा है, ठीक है। अब एक और बात ध्यान से देखो, इंडिया में 2 राइस 4 वीट के बराबर है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, इंडिया में 2 राइस 4 वीट के बराबर है, तो 1 राइस 2 वीट के बराबर हुआ ना, 1 के टेबल से काटो तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि इंडिया में जो है 2 राइस 4 वीट के बराबर है, मतलब 1 राइस 2 वीट के बराबर है। और दूसरी तरफ नेपाल में क्या है, नेपाल में 4 राइस 2 वीट के बराबर है, तो नेपाल में 4 राइस 2 वीट के बराबर है, मतलब 1 राइस हाफ वीट के बराबर है। समझिए बात, मैं ये क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम इसी के वे से बनाना है। अब जो इंडिया की कर्व है, इंडिया की कर्व में अगर राइस, यहाँ राइस दिखा हुआ है, यहाँ वीट, तो राइस में 1 दिखा रहा हूँ, तो वीट यहाँ 2 दिखा रहा हूँ, क्योंकि इसकी रेशियो यही है 1:2, ठीक है। दूसरी तरफ अगर नेपाल की का बना रहा हूँ, नेपाल में 1 राइस किसके बराबर है, हाफ वीट के, तो यहाँ पे हाफ आ जाता है तकरीबन, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 0.5, ठीक है। तो ये 1 वीट यहाँ, मतलब 1 राइस यहाँ 0.5 वीट के बराबर है। समझ की बात। अब ये तो इनकी कर्व्स हो गई। ट्राइंगल जो भी है ABC, ये जो ट्राइंगल है मैं शेड कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल, ये जो बीच वाला है, ठीक है, ये वाला सारा का सारा ट्राइंगल, ठीक है। ये जो ट्राइंगल है ये शो करता है गेन्स फ्रॉम ट्रेड। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गेन्स बिटवीन द कंट्रीज विल बी बेस्ड ऑन द टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल्ड बिटवीन देम। ये जो शेडेड पोर्शन है, ये जो ट्राइंगल है, ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड दिखाता है, मगर किस कंट्री को कितना कितना गेन होगा ये डिपेंड करता है उनकी टर्म्स ऑफ ट्रेड पे। तो टर्म्स ऑफ ट्रेड का मैं टॉपिक अभी बना रहा हूँ, पूरा हो जाएगा तो उसे भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। अब ये कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस किसने दी थी, रिकार्डो ने, मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस क्या कहता है, पहले मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल बहुत आपको मजा आएगा सुन के, क्योंकि ये एग्जाम्पल मैं अपने स्टूडेंट्स को देता हूँ, उनको बहुत मजा आता है। मान लो मैं टीचर हूँ, ठीक है, मैं टीचर भी हूँ और मैं अपनी कार वॉश भी कर सकता हूँ, ठीक है। मैं एक टीचर भी हूँ और मैं अपनी कार वॉश भी कर सकता हूँ। मान लो मैं दोनों के दोनों काम अच्छे कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे कोई और मेरी कार धोएगा, क्या पता उतना मन लगा के ना धोए जितना मन लगा के मैं धोता हूँ। तो मैं टीचिंग भी कर सकता हूँ, मैं अपनी कार वॉश भी कर सकता हूँ। मगर मुझे कंपैरेटिव फायदा किस में है, मुझे कंपैरेटिव फायदा है टीचिंग में। कार वॉश में मेरा जितना टाइम लग जाएगा, एक एक चीज की रगड़ाई करके सफाई करके मैं लगूंगा जितना, उतनी देर में तो मैं पता नहीं कितने बच्चों को पढ़ा लूंगा, और अगर उतनी देर में मैं काफी बच्चों को पढ़ा लेता हूं तो वहां से मैं ज्यादा पैसा कमा सकता हूं एज कंपेयर टू अगर मैं कार वॉश करनी शुरू कर दूंगा। समझ गई बात। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कहती है कि ऑल्दो मैं दोनों काम बेटर कर सकता हूं, मगर मुझे वही काम करना है जिसमें मुझे कंपैरेटिवली फायदा है। और हमें कैसे पता लगेगा कि कंपैरेटिवली फायदा किस चीज में है, उसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो मैंने बताए हुए हैं आपको। अकॉर्डिंग टू डेविड रिकार्डो, कंपैरेटिव डिफरेंस इन द कॉस्ट इज द सोल कॉज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मेन कारण क्या है, मेन वजह क्या है, कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस। कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस, comparative difference in cost means that a country is in a position to produce both the goods at a least cost than the other country, yet it has greater comparative advantage in the production of one of the two goods while it has less comparative advantage in the production of other good। तो इसमें बताया है कि comparative कॉस्ट डिफरेंस या कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट का मतलब है कि एक कंट्री दोनों के दोनों गुड्स दूसरी कंट्री से बेटर वे में बना लेती है, स्टिल उस कंट्री को एक गुड बनाने में कंपैरेटिवली ज्यादा फायदा है
और दूसरे गुड बनाने में कंपैरेटिवली कम फायदा है। द अदर कंट्री प्रोड्यूसेस बोथ द गुड्स एट हायर कॉस्ट। अदर कंट्री जो है वो दोनों के दोनों गुड्स बना सकती है हायर कॉस्ट पे, बट इट हैज लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज इन प्रोडक्शन ऑफ वन गुड while it has greater comparative disadvantage in the production of other good। तो जो दूसरी कंट्री है उसमें दोनों जो गुड्स हैं वो हायर कॉस्ट पे बनते हैं, स्टिल हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से एक गुड को बनाने में जो डिसएडवांटेज है वो कम है और दूसरे गुड को बनाने के लिए डिसएडवांटेज उसकी ज्यादा है। अब इसको भी मैंने टेबल एंड डायग्राम से एक्सप्लेन किया है। कंट्रीज आर द सेम, इंडिया एंड नेपाल, ठीक है। आप अपने अपने हिसाब से एग्जांपल ले सकते हो। प्रोडक्शन बिफोर इंटरनेशनल ट्रेड, अभी इंटरनेशनल ट्रेड हुआ नहीं है। मान लो राइस, इंडिया में 1 यूनिट ऑफ लेबर 10 यूनिट्स ऑफ राइस बना रहा है और वही व्हीट का काम कर रहा है, जब वही मतलब सेम लेबर है ना, होमोजीनियस यूनिट्स ऑफ लेबर है, तो सेम क्वालिटी ऑफ लेबर जब व्हीट के खेतों में काम करती है तो 10 यूनिट्स ऑफ व्हीट बनाती है। अब नेपाल में ये क्या है, 4 and 8। अब आप खुद सोचो, नेपाल से तो इंडिया काफी ज्यादा क्वांटिटी बना पा रहा है और टोटल प्रोडक्शन कितनी है, 14 राइस की और 18 व्हीट की, बट स्टिल किस कंट्री को किस चीज में फायदा है ये हम अब डिस्कस करेंगे कॉस्ट रेशियो के थ्रू। अब ध्यान से समझना, कॉस्ट रेशियो इन इंडिया, जब इंडिया की निकाल रहे हैं तो हम दोनों की निकालेंगे, राइस की भी और व्हीट की भी। तो सबसे पहले मैंने हेडिंग बनाई है कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इन इंडिया। अब राइस की कॉस्ट रेशियो निकालनी है, इंडिया की बात चल रही है ना, तो इंडियन राइस, इंडिया ऊपर और नेपाल नीचे। तो इंडियन राइस है 10, नेपाल राइस है 4, सॉल्व करके कितना आया 2.5। दूसरी तरफ कॉस्ट रेशियो ऑफ व्हीट इन इंडिया, तो इंडियन व्हीट डिवाइडेड बाय नेपाल व्हीट, तो इंडियन व्हीट है 10, नेपाल व्हीट है 8, तो आंसर कितना आया 1.25। कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इन इंडिया इज ग्रेटर देन द व्हीट। कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इंडिया में क्या है, ज्यादा है, 2.5 आ रही है, और नेपाल मतलब व्हीट की कॉस्ट रेशियो आ रही है 1.25। दस इंडिया विल गेट ग्रेटर कंपैरेटिव एडवांटेज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस देन व्हीट। तो इंडिया को क्या बनानी चाहिए, राइस बनानी चाहिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट रेशियो ज्यादा आ रही है। हेंस इंडिया विल कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। दूसरी तरफ नेपाल की बात करते हैं, कॉस्ट रेशियो इन नेपाल, तो कॉस्ट रेशियो ऑफ राइस इन नेपाल इज, अब नेपाल की बात चल रही है तो नेपाल ऊपर इंडिया नीचे, नेपाल राइस डिवाइडेड बाय इंडियन राइस, तो 4/10 इज 0.4। कॉस्ट रेशियो ऑफ व्हीट इन नेपाल, तो इसमें क्या है, नेपाल व्हीट ऊपर इंडियन व्हीट नीचे, तो 8 डिवाइडेड बाय 10 इज 0.08। मैं कहां से ले रहा हूं, मैं ये टेबल से वैल्यू ले रहा हूं, ठीक है ना, तो ये आ गई 0.08। अब इन दोनों में से ज्यादा कॉस्ट रेशियो किसकी आ रही है, व्हीट की, तो नेपाल को व्हीट बनानी चाहिए। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एनालिसिस दैट नेपाल हैज लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज। नेपाल को क्या है, लेस कंपैरेटिव डिसएडवांटेज है इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, हेंस इट शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड इम्पोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया। ये व्हीट बनाएगा, इंडिया राइस बनाएगी, तो एक दूसरे से ट्रेड कर लेंगे। अब आ जाता है डायग्राम का थोड़ा वाला पार्ट। इंडिया में क्या बनता था, इन इंडिया 10 राइस इज इक्वल्स टू 10 व्हीट, क्योंकि दोनों में एक एक लेबर लगते हैं और लेबर की जो क्वालिटी है वो सेम है, तो इंडिया में 1 राइस 1 व्हीट के बराबर है। नेपाल में क्या है, 4 राइस इज इक्वल्स टू 8 व्हीट, मतलब 1 राइस 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट के बराबर है। तो अब ट्रेड जब होगा तो क्या होगा, जब ट्रेड होगा तो इंडिया बनाएगा राइस, क्योंकि उसको राइस में फायदा है, तो दोनों लेबरर्स इधर लगा दिए तो वो 20 होगी और व्हीट 0 होगी। नेपाल में व्हीट का फायदा था तो यहां से निकाला, ये 0 होगी और दूसरी तरफ 16 होगी। तो अगर इसको टोटल करेंगे 20 + 16 आ रहा है। अब ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हो रही है, 36, 20 + 16 36। पहले ओवरऑल प्रोडक्शन कितनी हो रही थी, 14 + 18 32, तो प्रोडक्शन बढ़ गई ना, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ गई। तो अब ये जो मैंने यहाँ पे लिए थे कि 1 राइस 1 व्हीट के बराबर है इंडिया में और 1 राइस 2 व्हीट के बराबर है नेपाल में, तो वहां से हमने ये डायग्राम बनाया है। सिमिलर डायग्राम है, यहाँ राइस यहाँ व्हीट, 1 राइस 1 व्हीट के बराबर है इंडिया में, तो इस कर्व को मिलाया तो इंडिया की बन गई, समझ गए बात। और नेपाल की बनाने के लिए 1 राइस नेपाल में 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट के बराबर है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 जो राइस है उसको 2 के साथ मिला दिया, 2 यूनिट्स ऑफ व्हीट के साथ, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब ये जो डायग्राम बना है तो ये हमें बताता है कि कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस क्या है। अब सिमिलरली इसके बीच में ये जो शेडेड पोर्शन है ये गेन्स फ्रॉम ट्रेड है, और किसको कितना गेन हुआ ये किस पे डिपेंड करता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड में। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ट्राइंगल ABC रेफर्स
to the gains from international trade. Distribution of gains between the two countries will be based on terms of trade settled between them. तो जो भी दोनों में टर्म्स ऑफ ट्रेड सेटल्ड होंगे उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि किसको गेन होगा और किसको कम गेन होगा, किसको ज्यादा गेन होगा। मगर ये जो ट्राइंगल बना है ये दिखाता गेन्स फ्रॉम ट्रेड ही है, ठीक है। नेक्स्ट, इक्वल कॉस्ट डिफरेंस। तीसरी सिचुएशन इक्वल कॉस्ट डिफरेंस की है जिसमें ट्रेड होता ही नहीं। कैसे? व्हेन द प्रोडक्शन रेशियो ऑफ टू गुड्स in two countries is equal, it is called equal cost difference. In this situation, international trade will not be possible either. Neither country gains from trade. दोनों में से कोई भी कंट्री को फायदा नहीं होता ट्रेड करके। एग्जाम्पल बताता हूँ, इसमें एग्जाम्पल वही है, कंट्रीज इंडिया नेपाल राइस और वीट की प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंडिया बनाता है 4 यूनिट ऑफ राइस एंड 8 यूनिट ऑफ वीट। तो अगर मैं राइस और वीट की रेशियो लूँ 4 डिवाइडेड बाय 8 क्या हुआ? 1/2। समझ गई बात? दूसरी तरफ अगर मैं नेपाल की बात करता हूं, नेपाल बनाता है 3 यूनिट्स ऑफ राइस एंड 6 यूनिट्स ऑफ वीट। तो नेपाल में भी मैं करूं 3 राइस डिवाइडेड बाय वीट, ये भी तो 1/2 हुआ। तो दोनों सिचुएशन में रेशियो बराबर है। समझ रहे हो ना बात? रेशियो बराबर है। तो जब भी रेशियो बराबर होती है तो इक्वल कॉस्ट डिफरेंस होता है। दोनों में कॉस्ट का इतना कोई फर्क नहीं है, वो मैंने यहाँ हल्का सा डिस्कस किया हुआ है। इन इंडिया 4 राइस इज इक्वल टू 8 वीट, मतलब 1 राइस के बदले 2 वीट। नेपाल में भी 3 राइस 6 वीट, मतलब 1 राइस के बदले 2 वीट। देयर विल देयरफॉर बी नो ट्रेड पॉसिबल। It is thus evident that international trade is possible when there is either absolute difference in the cost or comparative difference in the cost. ट्रेड तभी होगा क्लासिकल थ्योरी के हिसाब से जब एब्सोल्यूट कॉस्ट डिफरेंस या फिर कंपैरेटिव कॉस्ट डिफरेंस होता है। इस केस में राइस 1 और वीट 2 के बराबर ही है, दोनों के दोनों कंट्रीज में जो है सेम रेशियो आ रही है, इसलिए इसमें ट्रेड नहीं होगा। समझ गए बात? अब इसमें ट्राइंगल तो बना ही नहीं, तो गेन्स फ्रॉम ट्रेड का कोई मतलब ही नहीं बनता। नेक्स्ट आ जाता है, अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी की बुराइयां क्या हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहली बुराई आ जाती है ओनली अ नॉर्मेटिव थ्योरी। ये सिर्फ एक नॉर्मेटिव थ्योरी है। किस तरीके से? क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज ओनली अ नॉर्मेटिव थ्योरी। इट डज एक्सप्लेन as to how economic welfare can be promoted as a result of international trade and how the resources of the country can be put to optimum use. ये थ्योरी सिर्फ ये बताती है कि हम किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक वेलफेयर को कैसे प्रमोट कर सकते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के थ्रू, और किसी भी कंट्री के रिसोर्सेज को कैसे फुली यूटिलाइज कर सकते हैं। बट इट फेल्स टू एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और द नेचर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट एंड व्हाट आर देयर प्रॉब्लम्स। ये नहीं बताती कि भाई किस टाइप के गुड्स बाहर भेजें, इंपोर्ट करें या एक्सपोर्ट करें, और किस तरीके से ये जो फॉरेन ट्रेड में या इंटरनेशनल ट्रेड में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। इट इज़ नॉट अ पॉजिटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो ये एक अच्छी एक्सप्लेनेशन इंटरनेशनल ट्रेड की नहीं है, सिर्फ बताती कॉस्ट में डिफरेंस है, ट्रेड कर लो, ठीक है ना। नेक्स्ट आ जाता है बेस्ड ऑन द लेबर थ्योरी ऑफ वैल्यू। लेबर को इंपॉर्टेंस दे रही, कैपिटल की बात ही नहीं की। समझ गए बात? तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव कॉस्ट इज बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ लेबर कॉस्ट। ये सिर्फ ये कहती है लेबर की कॉस्टिंग देखो, जहां सस्ती पड़ रही है वहीं से मंगा लो सामान। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी कॉस्ट ऑफ अ गुड डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ लेबर नेसेसरी टू प्रोड्यूस इट। हर एक चीज के ऊपर जितना लेबर लगी है उसी के हिसाब से उसकी कॉस्ट होगी। बट इन रियलिटी कॉस्ट ऑफ अ गुड इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्राइस ऑफ अदर फैक्टर्स लाइक लैंड, कैपिटल एटसेट्रा इन एडिशन टू द लेबर। मतलब ये थोड़ी ना कि सारी की सारी लेबर की वैल्यू की बात चलेगी, और भी तो कोई फैक्टर्स हैं जो उस पर्टिकुलर गुड जो आपने बनाया है उसके प्राइजेस को असर डालेंगी। और भी तो कई चीजें हैं ना, सिर्फ एक ही चीज थोड़ी ना। लेबर की कॉस्टिंग देखा उसी से प्राइस इन्फ्लुएंस होता है और किसी चीज से इन्फ्लुएंस नहीं होता। नेक्स्ट आ जाता है इमोबिलिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल। द assumption of classical economists that labor and capital are mobile within the country but immobile between the two countries is unrealistic. ये थ्योरी इस एजम्पशन पे बेस्ड है कि विद इन द कंट्री तो आप लेबर को मूव करा सकते हो, बट फॉरेन कंट्री में लेबर को भेजना थोड़ा मुश्किल है। द फैक्ट इज दैट लेबर एंड कैपिटल आर नॉट परफेक्टली मोबाइल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेम कंट्री, नॉर दे आर परफेक्टली इमोबाइल अमंग द डिफरेंट कंट्रीज। असल जिंदगी में अगर देखा जाए तो होता ये है कि आजकल आप बाहर भी जा सकते हो आसानी से। यहाँ से लेबर कितने जाते हैं बाहर काम करने, ठीक है ना। और दूसरी बात, अगर लेबर इमोबाइल है तो हमारा कंट्री इतना बड़ा है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी इमोबाइल है। जब उसने जाना होता है तो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जाता काम करने, और जब जाना होता है तो फॉरेन भी चला जाता है। समझ रहे हो ना बात?
ठीक है। रेजिडेंट्स बिलोंग्स टू डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सेम कंट्री डू नॉट मूव फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर। तो इमोबिलिटी तो इसमें भी हुई ना कि लोग तो आजकल एक ऑक्यूपेशन को छोड़ के दूसरे ऑक्यूपेशन पे भी नहीं जाते। मतलब कोई टीचर है तो वो कुछ और करना शुरू कर देगा, वो कहेगा छोड़ो क्या है मैं टीचर ही कर देता हूँ। समझ गई बात। तो ऑक्यूपेशन में भी तो इमोबिलिटी हो सकती है, वो भी चीज इसमें डिस्कस नहीं की गई। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर इग्नोर्ड। इन्होंने एजम्पशन ली थी कि भाई नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अब आप खुद सोचो कोई भी चीज ऐसी हो सकती है जिसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड ना किया गया हो। One of the main defects of the theory of comparative cost is that it does not take into account the transportation cost. इस थ्योरी का मेन डिफेक्ट ये भी है कि ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को स्टडी नहीं करती, इग्नोर कर देती है। इन केस ऑफ सम कमोडिटीज ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आर हायर देन देयर प्रोडक्शन कॉस्ट। कई चीजें ऐसी होती हैं जिनको ट्रांसपोर्ट करने में ज्यादा पैसा खर्च हो जाता है, उनको बनाने में कम पैसा खर्च होता है, क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह इतनी डेलिकेट होती है, पहुंचाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है, ग्लास आइटम्स वगैरह, ठीक है ना। It is therefore essential that while exporting and importing of goods, total cost should be calculated taking into account both the production and transportation cost. तो ऐसे गुड्स के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर उनको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना है तो उनकी टोटल कॉस्ट के अंदर प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी डाली जाए। इंटरनेशनल ट्रेड is very much influenced by the transportation cost and we cannot afford to ignore it. बाहर भेजना होता है कोई सामान तो पैसे ही बहुत खर्च होता है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। फ्रेट रेट्स ही बड़े हाई हैं, तो अब उसको इग्नोर थोड़ी ना कर सकते हैं, मुफ्त में थोड़ी ना भेजेंगे बाहर। तो ये थ्योरी ने ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को इग्नोर कर दिया, जो काफ़ी अनरियलिस्टिक सी बात है। नेक्स्ट, बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। ये थ्योरी कहती है लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स होगा, डिमिनिशिंग भी हो सकता है, इंक्रीजिंग भी हो सकता है, उसकी बात ही नहीं करती। द थ्योरी एज्यूम्स दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट रिमेन्स कांस्टेंट and if production is increased and even if production is increased or decreased। ये थ्योरी कहती है कि जो कांस्टेंट कॉस्ट्स हैं, आपको पता होना चाहिए, अगर आपको माइक्रो नहीं आती तो भाई मेरी माइक्रो की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। जब भी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स होता है प्रोडक्शन में तो उल्टा उसके लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट होता है। जब भी इंक्रीजिंग रिटर्न्स आते हैं तो डिमिनिशिंग कॉस्ट आते हैं, जब डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं तो इंक्रीजिंग कॉस्ट आते हैं। तो जब भी लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स होता है तो कांस्टेंट कॉस्ट ही होता है, ठीक है। तो जब भी कांस्टेंट कॉस्ट होगा, ये थ्योरी कह रही है कि चाहे प्रोडक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज हो, कांस्टेंट रिटर्न्स रहेंगे, मतलब कांस्टेंट कॉस्ट रहेगा। दिस एजम्पशन इज नॉट ओनली अनरियलिस्टिक बट अनसाइंटिफिक ऑल्सो। खुद सोचो, ज्यादा माल बनाएंगे तो सस्ता पड़ना चाहिए। ऑर्डिनरीली वन फाइंड्स दैट प्रोडक्शन इज सब्जेक्ट टू लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट। असल जिंदगी में जब भी हम कोई माल बनाते हैं या तो हमें इंक्रीजिंग कॉस्ट होता है या डिमिनिशिंग कॉस्ट होता है, मतलब या तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स या इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं। द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इज रेयर एंड दैट टू फॉर शॉर्ट वाइल। और अगर हम ये देख लें कि कांस्टेंट का लॉ अप्लाई होता भी है कांस्टेंट कॉस्ट का, तो वो काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होगा और वो उस शॉर्ट टर्म के बाद ख़त्म हो जाएगा। वैसे ज़्यादातर ये रेयर फिनोमिना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स आर इग्नोर्ड। The theory states that every commodity whose comparative cost is high should be imported from abroad। ये कह रहा है कि हमें बाहर से वो सारी चीजें मंगा लेनी चाहिए जिसकी कॉस्टिंग ज्यादा पड़ रही है। This theory does not hold good for military equipment and strategic goods because no country likes to depend on other foreign countries for security and defense point of view। ये कहती है बाहर से वो सारा सामान मंगवा लो जो कि हमें सस्ता पड़ता है, मतलब जो कि हमें बाहर से सस्ता पड़ता है वो बाहर से मंगवा लो। अब आप दिमाग से सोचो, अगर वो सारा माल जो हमें सस्ता पड़ता है हम वो बाहर से मंगवा लेंगे, मगर उसमें कई गुड्स ऐसे हैं जो मिलिट्री के गुड्स होते हैं, स्ट्रेटेजिक गुड्स होते हैं, उस केस में क्या होगा? अगर आपने वैसे वैसे गुड्स मंगाने शुरू कर दिए तो हम तो अपने डिफेंस के लिए फॉरेनर या फिर फॉरेन कंट्रीज के ऊपर ही डिपेंड कर जाएंगे ना। एवरी कंट्री विशेज टू बी सेल्फ सफिशिएंट इन द मैटर ऑफ डिफेंस ऑफ कंट्री इवन इफ इट्स कंपैरेटिव कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग डिफेंस गुड्स इज हाई। हर एक कंट्री ये चाहती है कि डिफेंस की आइटम्स में वो सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, चाहे उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, फिर भी वो गुड्स खुद ही बनाए ताकि किसी और के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक फैक्टर्स को तो इसने थ्योरी ने इग्नोर कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। ये थ्योरी कहती है कि बस सिर्फ राइस ही बनाओ, वीट कोई और बना लेगा, या सिर्फ वीट ही बनाओ, राइस कोई और बना लेगा। तो इस सिचुएशन में तो काम खत्म है ना भाई। पूरी की पूरी दूसरी चीज के लिए पूरे के पूरे कंट्री पे डिपेंड करना ये भी सही नहीं है। It is not possible for the countries participating in the international trade to specialize fully in the production of few goods। तो ये कंट्रीज के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो सिर्फ फ्यू गुड्स ही बनाएं और बाकी सारे बाहर से मंगवाएं। सपोज इंडिया एंड नेपाल एंटर इनटू इंटरनेशनल ट्रेड। सपोज इंडिया और नेपाल का ट्रेड होता है। इंडिया स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट
एंड नेपाल स्पेशलाइजेज इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस। इंडिया वीट बनाता है और नेपाल राइस बनाता है। नेपाल बीइंग अ स्मॉल कंट्री कैन नॉट मीट फुली द डिमांड फॉर इंडिया फॉर राइस, नॉर इट कैन ऑब्जर्व ऑल द वीट। यहाँ पे नॉर आना था, मैं यहाँ पे नॉर लिख देता हूँ, राइस नॉर, ठीक है, स्पीड में हो जाता है कभी कभी। नॉर इट कैन एब्जॉर्ब ऑल द वीट प्रोड्यूस्ड बाय इंडिया। इंडिया ने जितनी भी वीट प्रोड्यूस की है एक्सेसिव, उसको भी कंज्यूम नहीं कर सकता। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। इंडिया और नेपाल है, इंडिया को फायदा हो रहा है मान लो वीट में, और नेपाल को, इस एग्जांपल के हिसाब से बताता हूँ, चलो इंडिया को फायदा हो रहा है वीट में और नेपाल को फायदा हो रहा है राइस में। तो नेपाल जोर मार के जितना मर्जी राइस बना ले, वो इतना नहीं बना सकता कि इंडिया की जो कंजम्पशन की नीड्स है वो पूरी कर सके, क्योंकि नेपाल तो इंडिया के आगे बहुत छोटी कंट्री है। अगर वो सारे के सारे में भी राइस उगा लेगा तब भी शायद इंडिया की डिमांड राइस की पूरी ना कर पाए। समझ गए बात? तो इस केस में फायदा क्या हुआ ट्रेड करने का? हमने वो चीज बनाई मगर हमें जो दूसरे से मिलनी थी वो इतनी प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहा। तो इस केस में इम्पॉसिबिलिटी ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन है। नेक्स्ट आ जाता है इग्नोर्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गेन्स ऑफ द ट्रेड। अब मैंने आपको बताया था वो जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो शेडेड पोर्शन है वो गेन्स फ्रॉम ट्रेड है, मगर किसको कितना ट्रेड में गेन हुआ ये तो बताया ही नहीं। दिस थ्योरी या द थ्योरी सिंपली क्लैरिफाइज द फैक्ट दैट इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सिर्फ ये कहता है कि इंटरनेशनल ट्रेड होता है क्योंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग अलग है। हाउएवर इट डज नॉट क्लैरिफाई how the gains from international trade will be distributed between two countries और on what basis the terms of trade will be settled। ये बिल्कुल नहीं बताता कि terms of trade, जो terms of trade हैं वो किस हिसाब से सेटल किए गए, या फिर किसको कितना कितना गेन हुआ, किसी को ज्यादा गेन हुआ, किसी को कम गेन हुआ, क्या गेन हुआ, ये चीज तो डिस्कस नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है मोर देन टू गुड्स। अब आपको पता है ना, इसने एजम्पशन लिया कि सिर्फ दो ही गुड्स होंगे। द थ्योरी एज्यूम्स दैट ट्रेड इज इन टू गुड्स ओनली। A country produces and exports that good whose comparative cost is less and import that good whose comparative cost of production within the country is more. In reality, a country exports and imports larger number of goods as such this theory is unrealistic। ये सिर्फ दो गुड्स की बात कर रही है कि भाई दो ही गुड हैं, एक हम बना रहे हैं, कोई और कंट्री बना रही है, हमारे को जिसमें सस्ता पड़ता है हम वो बना रहे हैं, जिसको दूसरी कंट्री में सस्ता पड़ता है वो बना रही है। तो कहने की बात है इंटरनेशनल ट्रेड सिर्फ दो गुड्स का नहीं होता, ज्यादा होता है, मोर देन टू गुड्स होता है, इसलिए ये थोड़ी अनरियलिस्टिक है। बेस्ड ऑन फ्री ट्रेड, सिंपल वर्ड्स में जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट हैं एज्यूम दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज फ्री फ्रॉम ऑल रिस्ट्रिक्शंस, बट द सिचुएशन इन मॉडर्न टाइम्स इज एंटायरली डिफरेंट। आपको पता है कि फ्री ट्रेड तो कहीं है ही नहीं, फ्री ट्रेड तो इवन अमेरिका भी नहीं करता। यूरोप फ्री ट्रेड करने के चक्कर में यूरोपियन यूनियन बनाई थी, अब वो भी ब्रेग्जिट के बाद कह रहे हैं ब्रिटेन को एग्जिट करो। समझ के बाद तो फ्री ट्रेड का नुकसान होता भी है, फायदे भी होते हैं, मगर यहाँ तो ये है कि एजम्पशन लेके चल रहा है फ्री ट्रेड है, मगर असल जिंदगी में तो फ्री ट्रेड है ही नहीं। नो कंट्री विशेज टू डिपेंड अपॉन द अदर कंट्री दीज डेज। हर एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड नहीं होना चाहता। बिसाइड्स सेवरल अदर सिचुएशंस लाइक imperfect competition, trade restrictions, state trading, export and import duties, and economic planning do not allow the theory to operate। ये थ्योरी सिर्फ वहीं पे ऑपरेट करेगी, वहीं पे काम करेगी जहाँ पे फ्री ट्रेड है। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन कई कंट्रीज में होती हैं, तो फ्री ट्रेड तो कहीं पे भी नहीं है। जब फ्री ट्रेड नहीं है तो ये थ्योरी कैसे अप्लाई होगी? नेक्स्ट, स्टैटिक कंडीशन। अनदर assumption implied in the theory is that taste of the people and production conditions of the two countries remains unchanged। ये स्टैटिक थ्योरी है, ये कहती है भाई टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी सेम रहेंगे लोगों के, जो कंडीशंस है प्रोडक्शन की वो भी सेम रहेंगी। बिसाइड्स द सप्लाई ऑफ लैंड, कैपिटल एंड लेबर रिमेन स्टैटिक। ये सारी चीजें स्टैटिक रहेंगी। बट इन रियल वर्ल्ड ऑल दीज थिंग्स गो ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये सारी चीजें टाइम टू टाइम चेंज होती रहती हैं। दिस अजम्पशन इज देयरफॉर बेसलेस। ठीक है। नेक्स्ट, वन साइडेड थ्योरी। क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज वन साइडेड। ये सिर्फ एक ही साइड की बात करती है। इट टेक्स इनटू अकाउंट द सप्लाई साइड ऑफ द ट्रेड बट इग्नोर्स द डिमांड साइड। ये कह रही है भाई सामान बनाओ, दूसरी कंट्री को सस्ता जो हमें पड़ता है वो उनको बेचो, जो बाहर से सस्ता आता है वो खरीद लो। भाई ये सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर रही है, डिमांड साइड की बात ही नहीं कर रही, सप्लाई की बात कर रही है। इट टेल्स अस what goods a country import and export but does not explain as how terms of trade and rate of exchange are determined। रेट ऑफ एक्सचेंज और टर्म्स ऑफ ट्रेड की तो बात ही नहीं कर रही, सिर्फ कह रही है बनाओ और सप्लाई करो। ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थोड़ी बड़ी होगी है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना होता है, तो एक एक पॉइंट आपको लिख के बताना होता है।
इस चैप्टर के बाकी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हेक्सर रोलिन थ्योरी भी मैं बनाऊंगा तो डिस्क्रिप्शन में दूंगा। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।